स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग आईआर पे डिस्कशन कर रहे हैं और आईआर का ये 5वां लेक्चर है, ठीक है ना। अब देखो, आईआर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार देख लें। तो भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ लिया है, ठीक। और भारत की विदेश नीति शुरू से लेकर लास्ट तक देखा और एनालिसिस किया और एनालिसिस के लिए पॉइंट बता दिया, ठीक। दूसरा मेजर चंक रहा कि विदेश नीति को देखने के बाद द्विपक्षीय संबंध देखा। द्विपक्षीय संबंध ज्यादातर हम इंडिया के पहले लेक्चर में इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ बात किया, जैसे नेपाल हुआ, ठीक है, बांग्लादेश हुआ, पाक हुआ, अफगानिस्तान हुआ, ठीक है, श्रीलंका हुआ, इनके बारे में बात किया। लेकिन हमने बात नहीं किया किसके बारे में, भूटान और म्यांमार के बारे में। इसलिए नहीं बात किया कि कोई अभी न्यूज में उतना नहीं है, अगर ये आएगा तो उतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगर आएगा तो आपको करंट में कवर कराया जाएगा। बट द्विपक्षीय में जो हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं नेबरिंग कंट्री में, वो करा दिया। फिर द्विपक्षीय में हमने क्या क्या दिया, यूएस से बता दिया, रसिया से बता दिया, ठीक है। अब रसिया को बताने के बाद फ्रांस बता दिया। यहाँ तक हम लोग द्विपक्षीय में देख चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, एशिया की तरफ, मध्य एशिया के। तो मध्य एशिया से चलने से पहले हम लोग मध्य एशिया के बारे में देख लें, ठीक है। तो मध्य एशिया का मैप, हाँ, अब देखो मध्य एशिया की बात करें तो मैप आप लोग को दिख रहा होगा। मध्य एशिया की अवस्थिति पहले देख लो, उसके बाद पता नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत वो होगी कि कहाँ है मध्य एशिया। उसको दिखा रहे हैं, एक मिनट। देखो ये हमारा क्या है, वेस्ट एशिया बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा साउथ एशिया बोला जाता है, ठीक है, साउथ ईस्ट, ठीक। और इसमें चूंकि मैप छोटा है ना, तो ये नहीं, बस पोजीशन देखो। और ये सेंट्रल एशिया है, ठीक है, सेंट्रल एशिया इसको बोला जाता है। तो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कंट्री आ रहा है उसको दिखा रहे हैं। तो देखो इस कंट्री में अगर देखें तो सबसे रसिया है, रसिया से लगा हुआ, अब ये कैसे आएगा रसिया, एक मिनट मैं पॉज करके लाता हूँ फिर। चलो यही देख लेते हैं कि ये काजाकिस्तान है, ठीक है, काजाकिस्तान। और काजाकिस्तान के बगल में रसिया ये है, ये पोर्शन जो ग्रे कलर के देख रहे हो ये रसिया है, ठीक है। ये ग्रे कलर का देख रहे हो ये चाइना है, ठीक है, चाइना है। और यहाँ पे जो मार्क कर दिखा रहे हैं, यहाँ पे कौन है, इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, पाकिस्तान है, ठीक। अब देखो काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान, जैसे जितने तान है ना वो सेंट्रल में आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सेंट्रल एशिया की पोजीशन हमने बता दिया और कौन कौन से देश आते हैं। अब इस पे क्वेश्चन बनता है तो कैसे क्वेश्चन को टेकल करेंगे। अब जरा सा देखो कि ये इंडिया है, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें तो इंडिया है यहाँ पे। और ये इंडिया है, ठीक है ना। अब हमको पहुंचना कहाँ है, मध्य एशिया पहुंचना है, मध्य एशिया को पहुंचना है। तो इधर हम पाकिस्तान से होके जाएं, जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, पाकिस्तान है, अलग कलर में दिखा दे रहे हैं, ये पाकिस्तान है। और हमें इंडिया से अगर वेस्ट सेंट्रल एशिया जाना है तो पाकिस्तान होके जाए, वो हमें जाने नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे कि अरेबियन सी पकड़ते हुए, इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सी को पकड़ते हुए हम कहाँ जाएंगे, ईरान जाएंगे, ठीक है, ईरान जाएंगे। और ईरान से फिर हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों को अफगानिस्तान या मिडिल एशिया
या सेंट्रल एशिया पे क्या पहुंच बनाएंगे। तो देख रहे हो पाकिस्तान बीच में है और बूम बूम बड़ी आराम से जा सकते थे, लेकिन संबंध अच्छा ना होने की वजह से ये रोड़ा है। और बगल में बैठा हुआ है चाइना, और चाइना से लगे हुए सेंट्रल एशिया है। तो सोचो, ये भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, ठीक है, और दोनों ही सेंट्रल एशिया के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। बचा हुआ कसर है तो ऊपर तुर्की है, वो कसर पूरा कर देगा। तो तीन तरफ से सेंट्रल एशिया घिरा हुआ है जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। तो ये देखना है। फिर हम लोग अब बात करते हैं, स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक। तो देखो हमारा क्या है कि ये सेंट्रल एशिया है, ठीक है, सेंट्रल एशिया तक हमें पहुंच बनाना है। तो या ये अरब कंट्री से, एक मिनट हम मिटा देते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्लियर कट दिखाई दे। अब हमें क्या है, पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है यहाँ पे सेंट्रल एशिया में, जो ये पूरा एरिया है सेंट्रल एशिया का, ठीक है ना। यहाँ हमें पहुंचना है। तो यहाँ पे पाकिस्तान बैठा हुआ है, ये चीन है, इनसे लगा हुआ है, और उसके बाद ये वेस्ट एशिया से क्या है, कनेक्ट है। हमें जाने के लिए पाकिस्तान से होके जाना पड़ेगा, या अरेबियन सी से ईरान जाएं, ईरान से फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया जाएं, तो ये होगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे जाने के रास्ते कैसे हैं। जैसे चाबहार पोर्ट वगैरह का नाम लेंगे तो समझ में आना चाहिए कि क्यों ले रहे हैं, ठीक है, आगे इसके बारे में डिस्कशन करा जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं मध्य एशिया के बारे में। तो मध्य एशिया के इंट्रो अगर लिखना हो तो ये इंट्रो की हमने पहला लाइन दे रखा है, इसके बारे में कोई बड़ी बात है। तो मध्य एशिया से देखा जाए, पहला कि ट्रेड कितना होता है, द्विपक्षीय व्यापार कितना होता है, मध्य एशिया से $2 बिलियन का होता है भारत का, ठीक है। और भारत के विस्तारित पड़ोस का एक भाग माना जाता है। मतलब भारत का विस्तारित, जैसे पड़ोस नीति, हमने हमारे पड़ोसी हैं जितने इंडिया के इर्द गिर्द हैं वो पड़ोसी माने जाते हैं, बाकी ये पड़ोसी के विस्तारित रूप माने जाते हैं। अगर देखो पाकिस्तान को अपने में मिला लिया जाए तो हम तो चपके हुए हैं एकदम बिल्कुल पड़ोसी के रूप में, ठीक है। तो ये एक बात। अब देखो भारत के लिए सेंट्रल एशिया क्यों महत्व रखता है, बड़े दिमाग में बैठा लेना इसे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा ये प्रोवाइड करेगा, वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद प्राकृतिक खनिज पाया जाता है, जैसे यूरेनियम हुआ, ठीक है। यूरेनियम जानते ही हो, काजाकिस्तान वगैरह में माइन बहुत सारे हैं, ठीक है। जब जियोग्राफी बताएंगे तो उसमें बताएंगे, फ्री में भी मैपिंग कराएंगे तो उसमें कराएंगे। खनिज और जल विद्युत संसाधनों से संपन्न है। तो ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए ये सबसे मेन है कि भारत के लिए महत्व क्यों रखता है कि ऊर्जा सुरक्षा इसके थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है भू रणनीतिक महत्व है। मध्य एशिया ग्रेट गेम का केंद्र माना जाता है। क्यों? हमने बताया ना कि इधर रसिया है, ठीक है, रसिया है, इधर क्या है, चाइना है, ठीक, और इधर तो हम पाक अफगानिस्तान आ गए, ठीक है, कैस्पियन सी, ऐसे करके ये सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया ये एरिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सेंटर में होने की वजह से इसको ग्रेट गेम के रूप में देखा जाता है। खनिज संसाधन बहुत ज्यादा परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या कर रहे हैं, दोहन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर भारत के लिए क्यों महत्व है, कृषि सहयोग के लिए। जैसे वाणिज्यिक कृषि औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है, या भारत कर रहा है, वहां पे वाणिज्यिक कृषि औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कर रहा है कृषि सहयोग के लिए, क्योंकि वहां पे भी कृषि हमारे कृषि उत्पादन, भाई हम लोग सरप्लस में आ गए हैं कृषि का, ठीक है, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या आ गए हैं, सरप्लस आ गए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो सेंट्रल एशिया में निर्यात कर रहे हैं, साथ ही साथ वहां की जो भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उसको कैसे विकसित किया जाए उसके लिए औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे लिए सर्विस सेक्टर के रूप में वहां पे चूंकि बहुत कम विकसित है, तो हम बैंकिंग, बीमा, इलेक्ट्रिसिटी, आईटी, फार्मास्यूटिकल जैसे व्यापार और निवेश कर सकते हैं। तो ये सारे सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो मोटा मोटा ये समझो कि भैया ये रीजन सेंट्रल एशिया अभी क्या हो गया है, सेंट्रल एशिया धनी कम है। इन पे दो चीजें देखो, एक तो टेक्नोलॉजी इनके पास
नहीं है, या है तो बहुत कमजोर है। और ये क्या है, विकासशील है, विकासशील है, तो ये अपने संसाधनों का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब भारत इसको कैसे नजरिए से देख रहा है कि यहाँ पे क्या है, संसाधन बहुत संसाधन बहुत है, संसाधन बहुत है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो संसाधन पाए जाते हैं वो अपार है, और वो हमारा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत हो सकता है। जो हम वेस्ट एशिया पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, उसका स्रोत के रूप में हो सकता है। यूरेनियम का भंडार है, और भी बहुत सारे खनिज के भंडार हैं। तो हम अपनी अगर पहुंच बनाए तो हम ऊर्जा, दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी इनको दे सकते हैं। विकासशील देश है तो इसको विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो व्यापार बढ़ा सकते हैं, आईटी सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, इनको मदद दे सकते हैं। यहाँ पे बीमा बीमा उद्योग की कमी है, तो इस सब में हम क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और चूंकि संसाधन यहाँ पे है तो इस पे हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं, तो हमारी आर्थिक उत्थान बहुत अच्छी होगी। इसलिए हम सेंट्रल एशिया पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं वर्तमान समय में। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब देखो महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये बता दिया। अब चुनौतियां क्या क्या है, तो देखो चुनौतियां हैं कि खराब कनेक्टिविटी है। जब भी जाना होगा तो हमें हिमालय, अगर मान लो कि वो कनेक्ट करना होता है, हिमालय पार करके जाना है, और पार करके जाना है तो घटिया घटिया कह रहे हैं, घाटी वगैरह भी है। ठीक है, और साथ ही में भारत पाकिस्तान के सीमा विवाद है, तो वो तो हम जा ही नहीं सकते हैं। प्रतिकूल भौगोलिक भूभाग है, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे घाटियां हैं गहरी, तो इसकी वजह से हमारे सामने चुनौतियां हैं। दूसरा है व्यापार विनियमन, जो बाधाएं हैं उसको लेके है, और राजनीतिक शिथिलता के कारण, क्योंकि सेंट्रल एशिया भी उतना एक्टिव नहीं है, और भारत भी उतना एक्टिव नहीं है। और जितनी संभावनाएं सेंट्रल एशिया का दोहन हम कर सकते हैं, जितनी संभावनाएं, उस संभावनाओं का हम सिर्फ 5% दोहन कर रहे हैं, सिर्फ 5%। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टिविटी क्या है, चाइना बैठा हुआ है, तो चाइना भैया चुनौती देगा। इधर पाकिस्तान है, तो जो हमारा पाकिस्तान से चुनौती है, चाइना से चुनौती हो तो कॉमन हो जाएगा, वो हम बताएंगे नहीं। ऊर्जा को भू राजनीतिक और बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन जैसी बड़ी शक्तियों की उपस्थिति, तो सेंट्रल एशिया में धमाकेदार कौन कर रहा है, उपस्थिति कर रहा है, किसके द्वारा, बीआरआई के द्वारा कर रहा है। और ऊर्जा के स्रोत का, वहां पे जितने ऊर्जा के संसाधन है उसका दोहन कर रहा है, अपना प्रयोग कर रहा है। अस्थिर सुरक्षा परिस्थितियां, जैसे खास करके पाकिस्तान है, ये चुनौती है। अफगानिस्तान और ईरान यूएसए के संदर्भ में आंतरिक मुद्दे, अफगानिस्तान को लेके, ईरान को लेके यूएस में हमेशा यूएस क्या रहा है, टसन में रहा है, अभी भी ईरान के में देखने को मिलता है। तो हम ईरान से भी जाएं तो हमें ये तनाव रहता है, और चूंकि इंडिया और यूएस का संबंध जानते हो अच्छा है, तो ईरान से जो चाबहार पोर्ट है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि ईरान, जो हम बता रहे थे कि चाबहार पोर्ट है, अब जैसे देख लो कि हमें ईरान से होके जाना पड़ेगा, ये ईरान है, ईरान से होके जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब ईरान से होके हमें जाना पड़ेगा। अगर हमारा यूएस और ये जान रहा है कि यूएस और इंडिया में अच्छा गठजोड़ है, और यूएस और ईरान में क्या है, तनाव है, तो ये कहेगा कि अच्छा भैया जाओ, नहीं। यूएस और ईरान के तनाव में एक बड़ी बात है कि रेलवे प्रोजेक्ट था, वो रेलवे प्रोजेक्ट भारत को दिया था ईरान ने, उसने कैंसिल कर दिया, सोचो। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि जो हम लोग, ये ईरान है, अफगानिस्तान में यूएस से जो संबंध था उसको लेके खट्टा मीठा स्वाद आ सकता है। अगर अच्छा संबंध ना हो तो ये रोड़ा बन सकता है। ठीक है, तो ये चुनौतियां हमारी हुई। तो चुनौतियों में देखो, चुनौतियों में हम बात क्या क्या करेंगे, अगर हमें नहीं मालूम है तो सेंट्रल एशिया की पोजीशन मालूम है, और हम कह रहे हैं कि ये सेंट्रल एशिया है, तो ये पाक बैठा हुआ है, पाक, और ये चाइना है, तो चाइना और पाक द्वारा जो क्रिएट किया जाएगा वो चुनौतियां तो होंगी। फिर ये भी मालूम है कि इधर हमारे नॉर्थ में हिमालय है, तो इधर भी पर्वतमाला होगा, और वो पर्वतमाला भी हमारे क्या करेगा, कनेक्टिविटी होगा, याद करने का कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात कि ये हमने बता दिया कि ईरान है, जो ईरान है वो ईरान हमारा क्या है, अपोजिट बनता जा रहा है। क्यों, यूएस
और इंडिया के बीच में रिलेशन जान ही रहे हो कैसा है, और यूएस और ईरान के बीच में तनाव है, ठीक है, आए दिन यूएस अफगानिस्तान को लेके तनाव है। आल्दो हटा लिया यहां से अपना सेना अफगानिस्तान से, लेकिन है तो तनाव। और हमारा रिश्ता, इंडिया का रिश्ता इन लोग से अच्छा है, तो भाई इस रिश्ते को बढ़ते देख के इन दोनों रिश्ते क्या होंगे, कम होंगे। तो चुनौतियां आएंगे कि नहीं। अब चाबहार पोर्ट से हमें क्या ईरान से जाना होगा सेंट्रल एशिया को, वही इसीलिए तो डेवलप कराया गया था, मिलके डेवलप किया गया था। रेलवे लिंक क्यों बनाया जा रहा था, सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए। लेकिन अगर तो हम जब भी चुनौतियों की बात करेंगे तो एक चाइना द्वारा चुनौती, पाक द्वारा चुनौती, फिर ये इस रिलेशन को उठाएंगे, यूएस इंडिया के रिलेशन बढ़ रहा है तो इसलिए ईरान से और अफगानिस्तान से हो सकता है, और एक एक दो एग्जांपल ले सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो हमने चुनौती में बताया कि खराब कनेक्टिविटी हो गया, जो व्यापार के विनियमन है वो शिथिल है, राजनीतिक एक्टिव नहीं है लोग, फिर बीआरआई की वजह से चुनौती है, पाकिस्तान की वजह से चुनौती है, अफगानिस्तान और ईरान यूएस के संदर्भ में देखा जाए तो चुनौती है। तो ये चुनौती हम लोग लिख सकते हैं, और याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाया जाए, तो उठाया जाए कि भाई ताजिकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता किया जाए। मतलब कदम उठाए भी जा चुके हैं, ये ध्यान रखना। तो ताजिकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता हुआ, ताजिकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु सहयोग हो रहा है, तापी पाइपलाइन जो मालूम है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तापी पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, ठीक है। और भारत उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं के तहत क्या कर रहा है, अनुदान दे रहा है। तो ये कह सकते हैं कि भारत क्या कदम उठा रहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रल एशिया को तक पहुंच बनाने के लिए भारत ने क्या कदम उठाया, तो ताजिकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता बताओगे, ताजिकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु सहयोग बताओगे, फिर तापी पाइपलाइन का जिक्र करोगे और कहोगे कि वो विकास करने के लिए कई परियोजनाओं को क्या कर दे रहा है, अनुदान दे रहा है, ठीक है, ऋण नहीं दे रहा, अनुदान दे रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये कदम हो गया। कनेक्टिविटी के प्रयास किए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रयास किया जा रहा है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लेके आया गया है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा बनाया जा रहा है। तो उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा का मतलब क्या है कि देखो ये ग्लोब है और ये मालूम है नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इनको कनेक्ट, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण मतलब कि उत्तर को दक्षिण के साथ कनेक्ट करने की बात हो रहा है। चाबहार बंदरगाह योजना लेके आया गया। फिर TIR कार्नेट के तहत कस्टम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट गुड्स को स्वीकार किया गया था, ठीक है। ये क्या मतलब है, ये कस्टम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को स्वीकार करने से कि ईरान के रास्ते से भारत और मध्य एशिया के बीच माल परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य है कि ईरान के रास्ते से हम जाएंगे और भारत किससे कनेक्ट हो जाएगा, मध्य एशिया से कनेक्ट हो जाएगा, और जितने माल परिवहन है उनके लिए। असगाबाद समझौता हुआ, ये भी ट्रांसपोर्ट को लेके था, ठीक है। तो असगाबाद समझौता हुआ कनेक्टिविटी के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टिविटी के लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किया है ये बताना चाहिए आपको जब भी बात है। तो आगे की राह हम क्या करेंगे कि भारत और यूरेशिया आर्थिक संघ के बीच में जो FTA का बात हो रहा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको अंतिम रूप देना चाहिए। फिर इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए अमेरिका और रशिया, यही दो लोग देश हैं जो वहां पे सेंट्रल एशिया में धूम मचा रहे हैं, और तीसरा क्या है, चाइना है। तो इन लोग से बात करके इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, शांति बहाल करना चाहिए। वार्षिक क्या करे भारत की, वार्षिक सैन्य अभ्यास करे, इन सेंट्रल एशिया के जितने देश हैं उनके साथ सैन्य अभ्यास करे, मजबूती दे, टेक्नोलॉजी रूप से उसको मजबूत करे, ठीक है, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी अपनाए, ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सुझाव कर सकते हैं, क्योंकि भाई सेंट्रल एशिया से भी हमारा ऐतिहासिक संबंध है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आया। अब आ जाते हैं भारत मध्य पूर्व। भारत मध्य पूर्व मतलब हम सीधे बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया की, ठीक है, वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। अब देखो ये भी हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा माना जाता है। वेस्ट एशिया की बात करें, भारत मध्य पूर्व संबंधों के बदलते पहलू, पहले क्या था, अब बाद में क्या था, पहले हम मैप देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं इस पे।
अब हम लोग समझते हैं, पहले जो डाउट है ना मैप में कि सेंट्रल एशिया कौन सा है, वेस्ट एशिया क्या बोल रहे हैं, साउथ एशिया क्या है, या साउथ ईस्ट एशिया क्या है, ये समझ लें। देखो भैया, सीधा सीधा कलर देखो, ये जो कलर है, जो कलर दिखा रहे हैं, ये कलर हमारा क्या है, सेंट्रल एशिया का है। ठीक, ये जो कलर दिखाया गया है ये वेस्ट एशिया है, ये जो कलर है ये हमारा क्या है, साउथ एशिया है, और ये क्या, साउथ ईस्ट एशिया है, और ये क्या, ईस्ट एशिया है। कंफर्म हो गया ये। ठीक, अब जरा सा देखो कि इसमें साउथ ईस्ट में कौन आता है, म्यांमार आता है, लाओस आता है, थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है, कंबोडिया आता है, मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, फिलीपींस आता है। ये साउथ ईस्ट में है। साउथ या भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, और श्रीलंका। यही साउथ एशिया भी बोले जाते हैं। ठीक है, और सेंट्रल एशिया में कौन है, काजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान बोल ही दिया कि नहीं बोला, किर्गिस्तान है, ये सेंट्रल एशिया है। वेस्ट एशिया में कौन कौन आएगा, ईरान आएगा, इराक आएगा, सीरिया आएगा, तुर्की आएगा, सऊदी अरेबिया आएगा, यमन आएगा, ओमान आएगा। ठीक है, ये वेस्ट है। लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ते हुए हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे आ गए हैं, इजराइल वगैरह तक। ठीक, तो ये वेस्ट एशिया है। तो समझ में आया, ये वेस्ट एशिया, ये हमारा सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो, हम बात कर रहे हैं भारत का मध्य पूर्व संबंध, या कहें कि हम मध्य पूर्व से कंफ्यूज ना होना, किससे, वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वेस्ट एशिया से बात करें तो वेस्ट एशिया में हमने कहा कि पहले भी संबंध था। क्या डिफरेंस हो गया वेस्ट एशिया में, पहले क्या था कि भारत ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा अपना विकास करना है तो भैया ऊर्जा चाहिए ही, और ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा इन्हीं मध्य पूर्व पे केंद्रित था। ठीक है, अरब कंट्री पे, ईरान पे, इराक पे। ठीक, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लुक वेस्ट पॉलिसी लेने की वजह से, लुक वेस्ट पॉलिसी लाने की वजह से वो पूरा वेस्ट को देख रहा है, जिसमें ज्यादातर 3 दूरी पे काम कर रहा है लुक वेस्ट आने पे। क्या, एक अरब खाड़ी के जितने अगल बगल देश हैं वहां से, क्योंकि जानते हो अरब खाड़ी के इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या, इजराइल, ठीक है, और तीसरा क्या, ईरान। ये 3 मेन सेंटर पे काम कर रहा है, अरब खाड़ी पे, इजराइल और ईरान पे। लुक वेस्ट आ गया तो ठीक है, तो लुक वेस्ट बात समझ रहे हो, 3 सेंटर पे काम कर रहा है। जबकि सबसे ज्यादा पहले क्या होता था कि अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज पे ही ज्यादा ध्यान देता था। लेकिन अभी क्या हुआ, लुक वेस्ट पॉलिसी आने की वजह से वो अपने एक्सटेंड कर दिया और मेन सेंटर अरब खाड़ी पे रखा, क्योंकि पेट्रोलियम सबसे ज्यादा वहां से होता है। दूसरा इजराइल से संबंध रखा, तीसरा ईरान से, और तीनों दूरी रखने का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। अरब खाड़ी का मतलब है कि पेट्रोलियम लाना, इजराइल से संबंध है कि वहां की टेक्नोलॉजी लेना, ठीक है, और बहुत सारे सहयोग करना, प्रबंधन करना, जैसे जल प्रबंधन करना। ईरान से क्यों लिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया पहुंचना है हमको। ठीक है, तो ये 3 मेन सेंटर पे हो गया लुक वेस्ट। अब चलो आगे चलते हैं कि इन क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ सहयोग के नए आयाम हो रहे हैं। जैसे इजराइल के साथ रक्षा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे केंद्रित है, ये हमने बता ही दिया। तो इजराइल में के साथ संबंध है। ईरान में क्या, चाबहार बंदरगाह है, ठीक है, और INSTC है, मतलब कि जो माल ढोने का, मतलब कोई माल ले जाना है तो वो माल ईरान के रास्ते में ले जाएगा वो। ठीक है, जैसे परियोजना का विकास कर रहा है। पाकिस्तान को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है कौन, ईरान, क्योंकि सटा हुआ है। और साथ ही चीन के उदय को प्रतिसंतुलित कर सकता है, क्योंकि BRI के माध्यम से तो वो सेंट्रल एशिया पहुंच रहा है और वेस्ट एशिया भी पहुंच रहा है। तो BRI के माध्यम से हम उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए हम चाबहार पोर्ट, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हम कैसे प्रतिसंतुलित कर रहे हैं कि ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में बना है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, तो उसी के बगल में हम चाबहार पोर्ट को डेवलप किया ईरान में। ठीक है, तो इस तरह कर रहे हैं। हम्बन टोटा को भी संतुलित कर रहे हैं कि हम्बन टोटा यहाँ पे है तो उसी के बगल में हमने एयरपोर्ट ले लिया श्रीलंका से। ठीक, अन्य देश में जैसे इराक है, UAE है, सऊदी अरब है, इन सब से क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, निवेशक भाई जा रहे हैं, निवेशक हैं। सऊदी अरब की बात करें तो अरब
सऊदी अरब में हज की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों की संख्या को बढ़ाना। ठीक है, जॉर्डन रॉक फॉस्फेट प्रदान करता है। जो जॉर्डन एरिया है वेस्ट एशिया में, वो रॉक फॉस्फेट मिलता है, और यह फिलिस्तीन तक पहुंचने का एक कड़ी है। कौन? जॉर्डन। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी, जिसको बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, के देश ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के संभावित खतरे को अंततः पहचान लिया है, जो इस क्षेत्र के लिए भी खतरा है। तो देखो, खाड़ी सहयोग परिषद ने पाकिस्तान के खुराफात को पहचान लिया, इसलिए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन था जिसमें 54 देश हैं, वो 54 देश ने पाकिस्तान ने खिलाफ किया, फिर भी भारत गया था वहां पे, बुलाया गया था। तो विरोध कितना भी कर ले, क्योंकि इनकी नेचर प्रकृति जान लिया कि भाई आज आतंकवाद है या पाकिस्तान सह दे रहा है, तो हमारा देश कैसे बचा रह सकता है। वहां पे भी तो बम फूट रहे हैं, तो दरकिनार कर रहे हैं। तो इन सब के नए आयाम खुल रहे हैं भारत के साथ। तो ये ध्यान रखना कि इजराइल के साथ क्या रक्षा, कृषि, विज्ञान, तो जो भी समझ में आए यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए लिखते जाना है। ठीक है, ईरान के साथ चबार पोर्ट है, माल ढोने की समझौता है रोड के द्वारा। ठीक, चीन के उदय को प्रति संतुलित कर सकता है, पाकिस्तान पे नियंत्रण किया जा सकता है, इराक, यूएई और सऊदी अरब से जो व्यापार में बढ़ा सकता है, निवेश हो सकता है। सऊदी अरब में जानते ही हो कि हज की यात्रा वाले करने वालों के लिए जरूरी है संबंध बनाना। तो ये देख सकते हैं, जॉर्डन से हम रॉक फॉस्फेट लेते हैं। और फिर खाड़ी सहयोग परिषद की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उससे निपटने के लिए ये मदद कर सकता है। ठीक, अब लुक वेस्ट नीति से संबंधित बाधाएं क्या है? अगर बाधाएं देखें, चुनौतियां देखें तो क्या है? तो इजराइल के साथ अरब देशों के संबंधों में हो रहे सुधारों को आगे न बढ़ने पर, मतलब टसन रहता है किसके बीच में? इजराइल और अरब देशों के बीच में रहता है। और किसको लेके? फिलिस्तीन को लेके रहता है। हमारा फिलिस्तीन से अलग संबंध है, इजराइल से अलग संबंध है। डी हाइफन की नीति हम लोग अपनाते हैं। डी हाइफन हम बताएंगे डिटेल में, ठीक है ना, डी हाइफन को अलग से बताएंगे। लेकिन ये समझो कि डी हाइफन नीति के तहत इजराइल को हम अलग संबंध बनाते हैं, फिलिस्तीन से अलग संबंध बनाते हैं। और फिलिस्तीन को लेके अरब कंट्री ज्यादा संवेदनशील है फिलिस्तीन को लेके। तो अरब कंट्री और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है? तनाव चल रहा है। इसको लेके लुक वेस्ट की नीति क्या है? बाधाएं आ सकती है। हाल दो अब सुधार होने लगा है। ठीक है, चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, BRI है, वो हमारे लिए क्या करेगा? चुनौती करेगा। मध्य एशिया और मध्य पूर्व भारत के प्रयासों के स्तर में कमी आएगी इसकी तुलना में। तो हमें क्या करना होगा? BRI को प्रति संतुलित करने के लिए कुछ तो कुछ रोड, सड़क इनिशिएटिव वगैरह लेके आना पड़ेगा। हमें भी बनाना होगा। चाबहार पोर्ट पे हमको सक्रियता दिखाना होगा। जो भैया ईरान ने कैंसिल कर दिया रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, हमारे 15 प्रोजेक्ट के लगभग कैंसिल कर दिया। ठीक है, आप 15 प्रोजेक्ट कैंसिल करने का पीछे भी चाइना है। ससुरे ने, चाइना ने आके कहा कि हम पैसा तुमको दे रहे हैं, वो पैसा तुम यूज करो, अपना प्रोजेक्ट बनाओ। ये भारत पता नहीं कब तक बनाएगा, तो वो पैसा लेके खुद बना रहा है। लेकिन भाई टेक्नोलॉजी और उस तरह के इंजीनियर भी तो चाहिए। तो चाइना बोल रहा है अरे हम देंगे ना तुमको। तो यहाँ पे आके वो हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक, कोविड-19 के कारण बहुत सारे संरक्षणवाद आया, रोजगार को लेके, संबंध को लेके। ठीक, क्षेत्रीय विवाद से भारत का प्रभाव, जैसे सऊदी ईरान संघर्ष चला। ठीक है, सऊदी अरब और यूएई द्वारा कतर का बहिष्कार किया गया। इजराइल को संदेह है कि ईरान द्वारा हमास और हिजबुल्लाह को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो इजराइल ये संदेह कर रहा है कि ईरान क्या हमास को और हिजबुल्लाह को अब उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो देखो अब बाधाएं क्या है, ये हम अगर हमें नहीं मालूम है तो हम लिखेंगे कैसे? लुक वेस्ट की बाधाएं देखो। जब भी हम बात करेंगे बाधाएं में, तो हमें बड़ा सिंपल तरीके से देखना है कि देखो ये वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट में भारत के खिलाफ कौन कौन है, ये जरा सा देखो। भारत के खिलाफ कौन है? तो एक तुर्की है, तुर्की को पकड़ लो। ठीक है,
बाकी संबंध में कोई और कहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि जो वेस्ट में इसको रोके। लेकिन अब भारत का संबंध किससे है, यहाँ पे एक तो सीधे सीधे अपोज कर रहा है, ठीक है, वेस्ट की बात कर रहे हैं, तुर्की है, और तुर्की का संबंध किससे है, पाक से है। तुर्की का संबंध किससे है, चीन से है। और भारत का संबंध किससे है, इजराइल, इजराइल और यूएस से है। अब भारत का संबंध यूएस से अच्छा है, इजराइल से अच्छा है। अब देखो कि यहाँ पे सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल वेस्ट एशिया में दो ग्रुप बट जा रहा है, एक इजराइल के पक्ष में बट जा रहा है, एक इजराइल का और एक अरब कंट्री का, ये दो पक्ष है। अब ये किसको लेके है, फिलिस्तीन को लेके है। अब जरा से देखो कि क्या क्या संभावनाएं होंगे अगर हमारा ये चीज स्ट्रांग होगा, ये स्ट्रांग होगा इजराइल और यूएस का, तो यूएस के अरब कंट्री क्या है, खिलाफ है, तो इनसे हमारा संबंध क्या होगा, डाउन होगा। हर एक चीज में देखना आसान है, भारत, यूएस और इजराइल, ठीक है, ये संबंध। और एक देखते हैं भारत, अरब कंट्री, अरब कंट्री और तुर्की। अगर ये संबंध आगे बढ़ेगा, चाहे जिस मामले में आगे बढ़ेगा, तो ये भारत का संबंध डाउनफॉल जाएगा। रीजन है कि अगर यूएस इजराइल के खिलाफ क्या है, ये सब है, इजराइल के खिलाफ ईरान है, इजराइल के खिलाफ यूएस है। अगर ये रिश्ता खराब होंगे तो ईरान के साथ खराब होंगे, तो हम जितने पोर्ट और कनेक्टिंग लिंक बना रहे हैं तो ईरान के साथ खराब हो जाएगा, वो कैंसिल करेगा। और यूएस और इजराइल, यूएस के खास करके खिलाफ कौन है, चाइना खड़ा हुआ है, तो वो कौन जाएगा यहाँ पे, भारत जाएगा कि चाइना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है चाइना जाएगा, ठीक है। और चाइना जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, रास्ता गड़बड़ होगा, सेंट्रल एशिया तक पहुंचे। तो हमको कैसे इन सबको एक साथ बांधना है कड़ी में, ना कोई नाराज हो। विदेश नीति का मतलब क्या है, अपना हित साधना है भाई साहब, चाहे जैसे भी साधना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग फिलिस्तीन वाले केस में डिहाइफेनेशन की नीति अपनाए हुए हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया कि अगर आपको इतना क्लियर है कि ये संबंध आगे बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्यों घटेगा, तो आप ईरान को लेके बैठो, तुर्की को लेके करो, इराक को लेके देखो, भारत अमेरिका और इराक के बीच में मिल जाएगा, तो ये सब अपोज करने लगेंगे, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल ना देख के हम क्या करें, एक ग्रुप बना के जब सोचेंगे तो होगा। अब देखो हाल ही के समय में क्या क्या कदम उठाया गया है वेस्ट लुक के लिए। तो खाड़ी देशों में इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव अर्थात सऊदी अरब विजन 2030 ने संबंधों को तीव्र गति प्रदान की है। तो खाड़ी देश जो हैं वो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव लेके आया है, जिसको सऊदी अरब विजन 2030 के रूप में जाना जाता है। सऊदी अरब का एक ये है, जैसे हम लाते हैं ना विजन, नीति आयोग विजन 230, वैसे ही सऊदी अरब का एक विजन आया है। तो उससे संबंध में तीव्र गति आई है। जैसे अब तीव्र गति आई है, जैसे इजराइल और यूएई में अच्छे संबंध देखने को मिल रहा है, ठीक है, सऊदी अरब से मिल रहा है। तो इस तरह अब संबंध क्या हो रहे हैं, सुधार हो रहा है और यहाँ पे शांति हो रहा है। आर्माको और एडिनॉक इस क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियां हैं। जो तेल कंपनियां हैं आर्माको और एडिनॉक, ये दोनों सार्वजनिक और निजी भारतीय कंपनियों के साथ अपने संबंध को गहरा बना रहे हैं। तो आए दिन ये समझौता हुआ है, जब भी देखना आर्माको के साथ समझौता हुआ है, निवेश बढ़ा रहे हैं ये लोग, ठीक। भारत ने क्या किया है, फार्मा मतलब दवाओं को और चिकित्सकों को भेजा है, कहा, जब कोविड की महामारी थी तो यहाँ पे भेजा था, ठीक है, टीका भेजा है वैक्सीनेशन के लिए। और भारत ने हाल ही में यूएई के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इजराइल के साथ एफटीए समझौते की फिर से शुरुआत हुआ है। तो ये क्या है, कदम उठाए गए हैं इस क्षेत्र में अपना वेस्ट लुक पॉलिसी को लाने के लिए। तो क्या है आगे की राह, मध्यस्थ की भूमिका निभाए भारत। भारत क्या करे, यूएस और सऊदी में
ठीक है, यूएस ईरान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो अच्छा संबंध होने की तरह क्या करें, मध्यस्थ भूमिका निभाए और शांतिपूर्ण उस स्थापित करें। तो यूएस की जो मैक्सिमम प्रेशर रणनीति है उसको कम कर सकता है, मानवतावादी सहयोग कर सकता है भारत, जैसे महामारी के प्रभाव से जो हुआ है उसको उससे निजात देने के लिए कर सकता है, और अच्छा छवि बना सकता है। ईरान, सऊदी अरब और इजराइल के साथ रणनीतिक सहयोग और अस्थायी सॉफ्ट डिप्लोमेसी करना चाहिए। तेल का विकल्प ढूंढना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई अगर जीसीसी पे हम ज्यादा गोल्फ कोऑपरेशन पे या गल्फ कंट्रीज पे हम ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तेल को लेके, तो फिर कभी होगा यूएस और इजराइल ये तो पागल है। यूएस कब नीति अपना चेंज कर दे, इस पे विश्वास करना बड़ा मतलब मूर्खतापूर्ण होगा। इजराइल में कुछ ठहराव है, लेकिन इजराइल पे इजराइल को समर्थन कौन करता है, यूएस करता है, तो ये भी पागलपन का होगा। तो अगर कभी कन्फ्लिक्ट गल्फ से और इनके बीच में बढ़ गया, तो हमारा तो जो डिपेंडेंसी है तेल आपूर्ति का वो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम अपना डिपेंडेंसी कम करने के लिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वियतनाम में हम तेल की माइन को खोद रहे हैं, ठीक है, खनिज। इसलिए सेंट्रल एशिया में हम पहुंच बना रहे हैं कि सेंट्रल एशिया में और इसके वैकल्पिक ऊर्जा है उसको स्थापित किया जाए, ठीक है। और भारत क्या कर सकता है, जो अपना आगे की राह है, यहाँ पे प्रौद्योगिकी के लिए इसरो से जो उपग्रह है वो सारी चीजें मदद कर सकता है, जैसे सार्क के लिए किया था, सार्क देशों के लिए वो कर सकता है। तो हम आगे की राह में अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। हमने लिख दिया है 1-2 पॉइंट, ठीक है। अब आ जाते हैं I2 U2। I2 और U2 का मतलब क्या, देखो I2 का मतलब है यहाँ पे इजराइल, I फॉर इजराइल और I फॉर इंडिया। U2 का मतलब UAE, एक U का मतलब UAE और एक का मतलब US, ठीक। तो I2 U2 का मतलब क्या होगा, ये बात समझ में आया। अब इसका क्या है उद्देश्य, ये एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो 4 देश हैं इनके मध्य सहयोग बढ़ाना और साझेदारी में वृद्धि करना, ठीक है। तो अच्छी बात है भाई, सहयोग बढ़ाना और साझेदारी करना। अब आए कि इस समूह का महत्व क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा सा सोचना है, यहाँ पे हम लिखने के लिए देखो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सोच के करना है। एक तरफ है इंडिया, एक है इजराइल, एक है यूएस, एक है यूएई, ठीक है, 4 हैं। इंडिया का संबंध इन तीनों से लगभग बराबर है, ठीक है। और है क्या चुनौती, अब इन इंडिया से लगभग हम इंडिया के पक्ष से देख रहे हैं, अपने विजन से देख रहे हैं। यूएस की क्या है, कमी क्या है, इस ससुरा पागल है, कभी भी अपनी नीति चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये नीति चेंज करेगा तो इजराइल के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। यूएई क्या है, यूएई से नेगेटिव चीज क्या है कि अभी जो ये बोला है कि संरक्षण की नीति जो अपनाया है, बहुत सारे भारतीय लोग हैं उनको जॉब से निकाला जा रहा है, ये एक चीज गड़बड़ है, ठीक। और इजराइल फिलिस्तीन का चक्कर है, तनाव है। अब इस चक्कर में अगर ये इजराइल ने कदम उठाया तो फिर इनमें क्या होगा, इन लोग में युद्ध होगा, तो यूएई भी किसको समर्थन करेगा, फिलिस्तीन को समर्थन करेगा। तो फिर इंडिया और यूएई रिश्ता भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अगर इजराइल से अच्छा रखेगा तो अब इस समूह का महत्व क्या है ये देखो। तो ये I2 U2 हिंद प्रशांत क्वाड को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। देखो हिंद प्रशांत क्वाड को प्रतिबिंबित कर रहा है, क्यों कि हिंद में कौन है, इजराइल है, यूएई है, और प्रशांत में कौन है, यूएस है। हिंद में तो इंडिया भी है ना, तो ये हिंद है और यूएस कौन सा है, प्रशांत में है। तो ये 4 बने हैं, तो क्वाड जैसा ग्रुप बन गया है, एक पहली बात है। इसका मतलब कि ये समूह एशिया में भारतीय और अमेरिकी हितों के बीच बढ़ते अभिसरण को प्रदर्शित कर रहा है। कहने का मतलब है कि इसका महत्व क्या हो गया, जरा सा देखो।
कि हम बात कर रहे हैं कि 3 देश एशिया के हैं और एक क्या है, पैसिफिक का है, मतलब अमेरिका का पैसिफिक क्षेत्र का है। अब ये क्या हो गया कि अमेरिका ने ये इसलिए किया है कि एशिया में पहुंच बढ़ाए अपना, और चीन को क्या करे, संतुलित करे, क्योंकि यूएस चाहता है कि एक ध्रुवी विश्व बना रहे, एक ध्रुवी विश्व बना रहे। आज चाइना चाहता है कि ना भैया, इनका भी जो है ना, एक ध्रुवी ना हो, बहुध्रुवी हो। तो एशिया में आना जरूरी है। तो एशिया में आए तो कौन, चाइना को प्रति संतुलित कौन कर सकता है? इसने दिमाग लगाया कि इंडिया ही कर सकता है, तो इंडिया से बनाया। दूसरी बात है कि अगर देखें गल्फ कंट्रीज में यूएई है, तो यूएई स्ट्रांग है और इजराइल टेक्निक रूप से स्ट्रांग है, टेक्निकल। ये तीनों क्या है, एशिया के हैं, ठीक है। तो यूएस के परिप्रेक्ष्य से देखो कि ये चीन को प्रति संतुलित करने के लिए ये कदम उठाया है और कुछ नहीं। लेकिन भारत के आने का फायदा क्या होगा? भारत के नजरिए से देखो तो यूएस से फायदा होगा भाई, जितने निर्यात हो रहे हैं, आयात हो रहे हैं, उसमें फायदा होगा, मतलब व्यापार में फायदा होगा। यूएई से फायदा क्या होगा? हमारे ऊर्जा की पूर्ति होगी, हमारे बहुत सारे डायस्पोरा यहाँ रहते हैं, उनको नौकरी मिलेगी, ये संसाधन के रूप में काम करेगा। इजराइल से क्या क्या होगा? हमें टेक्नोलॉजी मिलेगा। ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य से देखा जाएगा। अब इजराइल किस परिप्रेक्ष्य से देख रहा है? इजराइल किस परिप्रेक्ष्य से देख रहा है कि इनको भाई रेतीला है, तो खनाज, आज खाद्य में सबसे ज्यादा निर्यातक कौन बन रहा है, खाद्य आपूर्ति करता है इजराइल का? ये इंडिया करेगा। इजराइल को अगर तेल चाहिए किससे मिलेगा? यूएई से, और यूएस से इसको सपोर्ट चाहिए। जब फिलिस्तीन की बात होगी, ईरान की बात होगी, सऊदी अरब की बात होगी, तो यूएस से चाहिए ही। तो ये इजराइल का नजरिया है। यूएई का नजरिया क्या है भैया? चारों तरफ है कि ये यूएई समझ गया है कि गल्फ जो सेंटर है, गल्फ रीजन को शांति कब किया जा सकता है? जब इजराइल के साथ अच्छे संबंध हो, और जब अच्छे संबंध होंगे तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है, पहली बात अर्थव्यवस्था तेल पे चल रही थी, अब ये विस्तार कर रहे हैं तेल, ये समझ गए कि ये हमेशा नहीं हो सकता है, तो अब उनको चाहिए निवेश, अब उनको चाहिए तकनीक, अब उनको चाहिए क्या, कोई सस्ते माल दे सके। तो इंडिया क्या कर सकता है? मैन्युफैक्चरिंग करके उनको सस्ते माल दे सकता है। यूएस क्या कर सकता है? आर्थिक निवेश कर सकता है। इजराइल क्या कर सकता है? तकनीकी दे सकता है। इसलिए ये समूह का महत्व है। तो चारों के नजरिया से अगर देखोगे तो बेटर है जो हमने बताया कि इंडिया की नजर से क्या महत्व है, यूएस के नजर से क्या महत्व है, समझ रहे हो? यूएई की नजर से क्या महत्व है इस ग्रुप का, इजराइल का क्या है, और फिर इन चारों का साझा महत्व बताएंगे। तो ये हमारा सोचने का तरीका होगा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि भारतीय और अमेरिका के हित बढ़ रहे हैं, ये अभिसरण हो रहा है, मतलब फैलाव हो रहा है, ठीक है। तो ये मध्य भारत में देखा जाए कि विदेश नीति का आधारभूत बदलाव हो रहा है इसमें। तो आप अगर कहें कि इंडिया बदलाव कर रहा है, तो कैसे बदलाव कर रहा है वो रणनीति देख सकते हैं। दूसरी बात है, अमेरिका, इजराइल और फारस की खाड़ी में देशों की दूरी बनाए रखना लंबे समय से भारत की विदेश नीति की भूल रही है। फारस की खाड़ी से वो क्या कर रहा था, भारत ने दूरी बनाए रखा था, तो फारस की खाड़ी को अभी क्या कर लिया, शामिल कर लिया है इस नीति के द्वारा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक। और इन दोनों चारों देशों के पास द्विपक्षीय महत्व होगा। अब क्या होगा, सामरिक, आर्थिक, ऊर्जा, जलवायु, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा आदि जैसे, इससे क्या महत्वपूर्ण मिलेगा भाई? इनके बीच में आर्थिक होगा कि नहीं होगा? आर्थिक होगा। तकनीकी, साइंस एंड टेक रूप में इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं? ऊर्जा के रूप में बैठा हुआ है यूएई, वो होगा कि नहीं? अगर जलवायु के मुद्दा आ जाएगा तो ये एक साथ खड़े होंगे कि नहीं? अगर इनके रीजन में फारस खाड़ी के आसपास कुछ हो रहा है तो उस फारस खाड़ी को लेके खड़े होंगे कि नहीं होंगे? क्षेत्रीय संतुलन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो ये सारे महत्व हैं। महत्व हम करने के लिए सोचना है, बस हमें नहीं है कि रटना है। इस पे सोचोगे, बैठ के 5 मिनट सोचना, सब खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ? अब हमने तो चुनौतियां बताया नहीं लोग, तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे साहब नहीं, चुनौतियां भी बड़ा आसान है। चुनौतियां भी बनाए ये I2 U2 का, तो चुनौतियां भी है, वो बड़ा आसान है। चुनौतियां भाई वही सोचना है, इंडिया, इजराइल,
यूएई और यूएस। अब जरा सा देखो चुनौतियां क्या है, ये दोनों साथ में है, ये एक अरब कंट्री का आ गया है। अगर इसराइल पागलपन की या फिलिस्तीन को लेकर चुनौती, फिर इस ग्रुप पे चुनौती आएगा। यूएस की बदलती नीति की वजह से चुनौती, यूएई के संरक्षण की नीति से चुनौती, इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है या फिलिस्तीन को लेकर चुनौती। तो ये तो ऐसे चुनौती मिल गया। और साझा रूप में चुनौती क्या कि पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं यूएई में चाइना कर रहा है, यूएई में चाइना दबदबा बैठा रहा है, यूएई का संबंध पाक से है, तो ये चुनौती आ जाएगा। फिर इस रीजन को लेके चुनौती रहेगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो समझ में आ रहा है चुनौती हम कैसे लिखेंगे? 5 मिनट बैठो सोचो। भारत और यूएई संबंध की बात करें, ठीक है, अब भारत और यूएई संबंध की बात करें तो दोनों के बीच देखा जाए तो बहुत अच्छा संबंध है, ये इंट्रो के रूप में लिख सकते हैं। है क्या? तो दोनों के बीच में $59 बिलियन का ट्रेड होता है, ठीक है। और यूएई भारत को जो तेल देता है वो तीसरे नंबर पे है, अर्थात भारत सबसे ज्यादा तेल आयात यूएई से करता है, तो वो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है, 3rd नंबर पे। अगर देखें भारत जिन देशों में सबसे ज्यादा निर्यात करता है वो यूएई दूसरे स्थान पे है, यूएस क्या है, पहले स्थान पे है, ठीक है। तो ये डाटा हुआ जो हम लोग बदलता रहता है। सहयोग की क्षेत्र देखें यूएई का, तो देखो यूएई का सहयोग क्षेत्र है भारत की ऊर्जा सुरक्षा। अच्छा देखो एक और बात है, हम टिप्स दे रहे हैं I2 और U2 का, कि अगर नहीं मालूम है चुनौतियां क्या होगा, तो इजराइल से चुनौती, जब इजराइल का संबंध पड़े होंगे तो इजराइल की चुनौती उठा लेना, अमेरिका के साथ चुनौती उठा लेना, और यूएई के साथ जो हम लोग चुनौती पढ़ेंगे उठा लेना, मर्ज कर देना, I2 U2 का हो जाएगा। सोचो तो हो जाएगा, ठीक है। तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है यूएई, अभी भी पढ़ा आंकड़े में कि 3rd नंबर पे सबसे बड़ा आता है। एलएनजी एलपीजी और तेल का आपूर्ति करता है, कच्चे तेल का। डायस्पोरा सबसे ज्यादा है, तो पीपल टू पीपल संबंध बना हुआ है यूएई और इसके बीच में। और सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत ही प्राप्त करता है, और यही गल्फ कंट्री से करता है, उसमें यूएई भी है, ठीक है। तो यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय हैं, 30% जो कार्य कर रहे हैं, और 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या करते हैं, प्रतिवर्ष भारत को भेजते हैं अपने घरों के खर्चा चलाने के लिए। तो सोचो, तो ये संबंध है। रक्षा और सुरक्षा का, हिंद महासागर में ये लोग क्या करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं, सहयोग करते हैं। आतंकवाद को लेके है, आतंकवाद को लेके क्या है, यूएई के साथ प्रत्यर्पण और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग करता है। साइंस एंड टेक में देखें तो रेड मून मिशन और गोल्डन वीजा रेजिडेंसी परमिट, ये दोनों लेके है साइंस एंड टेक में, रेड मून मिशन और गोल्डन वीजा रेजिडेंसी परमिट, ठीक है। तो ये सहयोग के क्षेत्र हम लोग यूएई के देखें। अब देखो चुनौती क्या है, तो ऊर्जा की कीमतों का निर्धारण को लेके है। यूएई और भारत में ऊर्जा बाजार के दोनों पक्षों के प्रमुख अभिकर्ता है, मतलब कि ऊर्जा की कीमतों का निर्धारण हो कैसे, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में कैसे निर्धारण किया जाए, तो उन्हें लेके चुनौती है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक दूसरे को नहीं समझ में आ रहा है, इसको हमें लग रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं, अब इसको एक्सप्लेन करें कि नहीं। अच्छा देखते हैं, एक दूसरे की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करना, ये चुनौती है। यूएई में भारतीय मजदूरों के साथ किए जाने वाला जो व्यवहार है, वे भारत के सामने चिंता है। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर यूएई चिंताएं व्यक्त करता है, जैसे जम्मू कश्मीर पे लेके कभी कभी टिक्का टिप्पणी कर देता है, मुस्लिम समुदाय को लेके, ठीक है। अब देखो ये ऊर्जा की कीमत पे निर्धारण में दिक्कत आती है। अब दोनों देखो, एक बात बताएं कि ऊर्जा की कीमत की बात कैसे हो, जब यूएई और भारत ऊर्जा बाजार के दोनों पक्षों के, मतलब दोनों पक्षों का मतलब क्या, उत्पादक और उपभोक्ता के प्रमुख एजेंट हैं। उत्पादक और उपभोक्ता के क्या है, जैसे यूएई क्या करता है, उत्पादक करता है, उपभोक्ता करता है, भारत उपभोग कर रहा है। भारत क्या करेगा, रिफाइन करेगा, यूएई उत्पादन कर, यूएई लेगा। तो ये दोनों एजेंट होने की वजह से ये ऊर्जा की निर्धारण करना, ऊर्जा की कीमत निर्धारण करने में व्यवहारिक
व्यवधान उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब जरा से देखो आगे की राह क्या कर सकते हैं इसमें। तो यूएई के पास बहुत पैसा है, तो उससे निवेश आकर्षित कर सकते हैं, रक्षा क्षेत्र में भागीदारी बढ़ा सकते हैं, चिकित्सा, पर्यटन, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन आदि में हम भारत क्या कर सकता है, सहयोग कर सकता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट मजबूत कर सकते हैं। ये करके हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए, ये चीजें हमें बताना चाहिए। और ये यूएई में आज भी अंगूठा छाप है ससुरे, और है करोड़पति और अरबपति। रीजन क्या, पढ़े भी नहीं है, ये बाहर से सब संसाधन, मानव संसाधन हायर करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, ठीक। भारत और इसराइल की बात करें तो भारत और इसराइल के बीच में ये इंट्रो में यूज करना, ठीक है। इसराइल के बीच में अगर देखें ट्रेड कितना होता है तो 5.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, दो द्विपक्षीय ट्रेड, ठीक है। और भारत एशिया में इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। एशिया में अगर देखा जाए तो इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है कौन, भारत। हीरो का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है। जो हीरो का व्यापार देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कितना है, 50% के करीब है, ठीक है। राजनीतिक संबंध देखा जाए तो 1992 से स्थापित किया गया है, इसराइल से संबंध बनाया गया, ठीक है। और 17 में इन संबंधों को रणनीतिक स्तर तक लेकर आया गया। अभी क्या है कि I2U2 की भी बात कर दोगे कि ये दोनों मिलके I2U2 को बनाया गया, मध्य पूर्व क्वाड बनाया गया। तो मध्य पूर्व क्वाड कौन सा है, ये क्वेश्चन प्री में पूछ ले तो यही बताना। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध क्या है, तो आर्थिक और वाणिज्यिक में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है। जैसे कृषि के क्षेत्र में किया जाता है, जल संसाधन को कैसे प्रबंधन किया जाए इससे बढ़िया कौन जानता है, ठीक। फार्मास्यूटिकल में, फार्मा में भारत नंबर 1 है, ठीक है। तो इन सब से एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। बागवानी है, बागवानी है, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन को कैसे रोकना है, वो मतलब मरुस्थलीकरण को कैसे रोकना है वो, तो लिखो ना, बहुत सारे हैं, हमने सेक्टर बता दिया, कृषि है, बागवानी है, भाई जिस माइक्रो इरिगेशन है, जो स्प्रिंकल वगैरह, फसल कटाई के बाद जो बर्बाद होता है वो, कृषि को लेके, जल प्रबंधन को लेके ये बताइए, माइक्रो इरिगेशन वगैरह, बागवानी को लेके है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल को लेके है, इन सब पे लेके है आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध इन दोनों के बीच में। देखो सहयोग में देखें तो तकनीकी अनुसंधान और विकास और तकनीकी नवाचार को स्थापित किया गया है, जिसे I4F बोला जाता है। ये नवीन प्रौद्योगिकियों के साथ विकास और व्यावसायीकरण के लिए ये कोर्स स्थापित किया गया है दोनों के द्वारा। रक्षा और सुरक्षा में किया जा रहा है, बहुत सारे हैं। रक्षा और सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का आयात भारत करता है इसराइल से, जैसे बराक मिसाइल है, इसराइल से लिया है, एग्जाम्पल दे दो। सांस्कृतिक और शिक्षा में तो भारत इसराइल के लिए आकर्षक क्षेत्र है शिक्षा के लिए, वैकल्पिक पर्यटन के रूप में, तो इसराइल आके यहाँ पे पढ़ते हैं। भारतीय समुदाय इसराइल में भारतीय मूल के लगभग 85 यहूदी रहते हैं, 85,000 यहूदी रहते हैं भारतीय मूल के इसराइल में, तो ये संबंध दे सकते हैं, सहयोग देख सकते हैं। अब आ जाते हैं भारत की डीहाइफिनेटेड नीति। क्या होता है डीहाइफिनेटेड नीति, ये इसराइल और फिलिस्तीन को लेके बनाया गया। बस हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि हमें राम कथा नहीं लिखना है, सिर्फ टू दी पॉइंट, कहते हैं ना, सेट करो और हिट करो। इतना टाइम नहीं है कि पढ़ के हमें पीएचडी करना है। हाँ, जहाँ पे कुछ समझ में ना आए, कुछ जानना जरूरी है, although हम कोशिश करते हैं कि उस चीज में अगर कोई सब टॉपिक बन सकता है क्वेश्चन का, तो वो हम क्या करते हैं, आप लोग को बता दें, ठीक है ना। तो देखो डीहाइफिनेशन का मतलब क्या है कि दो देशों के साथ, अर्थात इसराइल के साथ और फिलिस्तीन के साथ स्वतंत्र तरीके से व्यवहार करना, स्वतंत्र तरीके से व्यवहार करना, जबकि इन देशों में क्या हो, एक दूसरे को प्रतिकूल संबंध हो। तो इसराइल और फिलिस्तीन में क्या है, प्रतिकूल संबंध होते हुए भारत क्या करता है, डीहाइफिनेशन की नीति अपनाया हुआ है, मतलब स्वतंत्र क्या करता है, तरीके से व्यवहार करता है, स्वतंत्र तरीके से इसराइल और फिलिस्तीन पे। ऐसा नहीं कि किसी का प्रेशर कर ले। अब जैसे देखें तो परंपरागत रूप से भारत किसको समर्थन करता है, फिलिस्तीन को,
ठीक है ना, हमेशा विदेश नीति में फिलिस्तीन को समर्थन करते आया है और आज भी करता है। किस नीति के कारण? डिहाइफेनेटेड नीति के कारण। और भारत क्या करता है कि फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को जोड़ के देखता है हमेशा, पहले से। अगर देखें तो भारत क्या करता है, देखो डिहाइफिनेशन का मतलब समझ गया कि डिहाइफिनेटेड नीति पूछ लिया जाएगा और 125 नंबर में, 125 नंबर का है, 125 वर्ड में पूछ लिया जाएगा। जब पूछा जाएगा तो आप समझ रहे हो कि भारत की स्वतंत्र नीति है इजराइल और फिलिस्तीन के साथ। इनके विरोधाभास संबंध होते हुए भी भारत बोलता है कि हम स्वतंत्र हैं। पारंपरिक रूप से समर्थन करेगा किसको? फिलिस्तीन को करेगा। लेकिन ये डिहाइफेनेटेड में साफ साफ बोला है कि देखो भैया, हमारी जैसी आवश्यकता है, परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अनुसार हम एक से दूसरी तरफ जा सकते हैं। जैसे हमें चाहिए क्या टेक्नोलॉजी, तो हम जाएंगे इजराइल के पास। लेकिन भावक, अगर इमोशनल रूप से अटैच हम किससे हैं? फिलिस्तीन के। तो ये बात समझ में आया कि हाँ, हम अपने मांग के अनुसार क्या कर सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अपने हितों के आधार पर देखेंगे तो क्या चिंता के क्षेत्र है? तो व्यापार और निवेश क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया। व्यापार मुख्य रूप से हीरे और रक्षा तक ही सीमित है। इजराइल की बता रहे हैं, वो बीच में डिहाइफेनेटेड आ गया तो वो बता दे रहे हैं। मुक्त व्यापार एफटीए की वार्ता 1 दशक से भी अधिक हो गया, अभी रुकी हुई है एफटीए। तो ये चिंता क्या है? पश्चिम एशियाई क्षेत्र में उभरती दरारें, ईरान के खिलाफ इजराइल और सऊदी अरब की बढ़ती नजदीकियां, ये है। तो देखो, ईरान और सऊदी अरब, ईरान से क्या है, इसकी प्रतिद्वंद्विता चल रहा है, तो हमारा भी यहाँ पे हानि है कि नहीं? चाबहार को लेके हम जो रोड है माल ढोने का समझौता किया, ये सब प्रभावित होगा। ठीक है ना। वहीं सऊदी अरब से नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो ये सब हमारी क्या हो रही हैं, चिंताएं हैं। ठीक, जो बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ, आप तीनों के साथ अपने संबंध को संतुलित बनाना है। मतलब तीनों के साथ संबंध कैसे बनाना है? जैसे कि इजराइल का ईरान के साथ और यूएई, तो हम तीनों को कैसे लेके चलें, ये एक चुनौती है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के खिलाफ मानवाधिकार का हमेशा उल्लंघन किया जाता है, तो वो भाई भारत तो कभी भी समर्थन नहीं करता है। तो ये भी एक दुविधा है। और दोनों इजराइल और इंडिया को लेके कनेक्टिविटी अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, पीपल टू पीपल तक ही संबंधित है। और चीन और इजराइल के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये चिंता के विषय है। ठीक, आगे की राह क्या कर सकते हैं? तो पीपल टू पीपल संबंध बनाए, शिक्षा को और मजबूत करें, क्योंकि आ रहे हैं तो कनेक्टिविटी होगा, यहाँ की संस्कृति समझेंगे, लोग कनेक्ट होंगे, तो ये होगा। इजराइल से जल प्रबंधन तकनीकी सीखना, सेमीकंडक्टर का निर्माण करना सीखना, मतलब टेक्नोलॉजी ले। ठीक, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं। अब आ जाते हैं भारत और अफ्रीका का संबंध। इजराइल का हो गया, अब भारत और अफ्रीका को देखते हैं। तो देखो, भारत और अफ्रीका के बीच में 66.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है दोनों के बीच में। अगर देखा जाए तो अफ्रीका के लिए भारत चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है अफ्रीका के लिए, और भारत अफ्रीका में पांचवा सबसे बड़ा निवेशक है। पांचवा सबसे बड़ा निवेशक है, ये डाटा है, ये ध्यान रखना, डाटा। ठीक, तो भारत के लिए अफ्रीका का क्या महत्व है? नोट बता रहे हैं कि जो हम लिखे हैं वही नहीं बोलेंगे, हम हो सकता है कि उससे अलग भी बोल रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना कि जो लिखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जो हम बोल रहे हैं तो वो तो मान लो कभी भी रटना हुआ नहीं बोलेंगे। तो भू रणनीतिक रूप से देखा जाए तो भू रणनीतिक रूप से अफ्रीका का महत्व है क्या भारत के लिए? तो जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बोलते हैं ना, सोमालिया वगैरह में, ठीक है, इनसे सुरक्षा के लिए भाई महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर को अगर सुरक्षित करना है, अब देखो कैसे बात करते हैं। अगर हिंद महासागर को, ये हिंद महासागर है, ठीक है, अरे
सॉरी, हम इसको इंडिया समझ लिए थे, ये इंडिया छोटा सा है, ये हिंद महासागर है, ठीक है। अब देखो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे चरम रूप से गरीबी, भूखमरी, ठीक है, बेरोजगारी इस चरम रूप से है। यहाँ के लोग मतलब लूट, वो क्या है इसको खत्म करने के लिए कि जो भी जहाज आ रहा है उसको लूट लें। तो हिंद महासागर को सुरक्षित करने के लिए अगर चाहिए तो इन देशों के साथ क्या हो, अच्छा रिलेशन हो कि डकैती वगैरह से बचा जा सके, इसलिए अफ्रीका का महत्व है। पहली बात तो समझ में आया होगा, ठीक है, कि भू रणनीतिक रूप से महत्व है। भू राजनीतिक रूप से देखें तो भू राजनीतिक रूप में यूएन सी में यूएन यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मांग हो रहा है कि भाई P5 के अलावा भी और मेंबर को दिया जाए। तो या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस समय की मांग है कि इसमें बदला जाए नियमों कानूनों को, और मेंबर बढ़ाया जाए, इसको लोकतांत्रिक बनाया जाए। तो भू राजनीतिक रूप में देखा जाए तो भारत के पक्ष रखने में ये कौन होगा, महत्वपूर्ण होगा। टोटल 54 देश हैं, शायद ये अगर गलत ना हो तो, ठीक। आर्थिक रूप से देखें तो अफ्रीका का बढ़ता मध्यम वर्ग, पर्याप्त कृषि भूमि भारत की खाद्य सुरक्षा का समाधान कर सकती है। आर्थिक रूप से क्या कि भाई अफ्रीका में बहुत लैंड है और सबसे बड़ा कंटिनेंट भी है। कंटिनेंट में अगर एशिया को अगर पूरी तरह से मिला दो उसको छोड़ के, ठीक है। तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो उनके पास क्या है, बहुत ज्यादा भूमि है, और वो भूमि पे उत्पादन बढ़ा दिया जाए तो भारत में जो अभी आए दिन खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है, खराब है, वो अच्छा हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा हो सकता है, खनिज भंडार में का लगभग 30% यहाँ पे मिल रहा है, तो ऊर्जा सुरक्षा हो सकता है। तो देखो भू रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है, भू राजनीतिक के रूप से महत्व है। जब भी लिखने जाएंगे तो हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि भू रणनीति में ऐसे ऐसे है, रणनीतिक रूप से महत्व है। भू राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, ऊर्जा सुरक्षा के रूप में महत्व रखता है, ठीक। अब आते हैं कि अफ्रीका के साथ भारत की भागीदारी संबंधित चिंताएं क्या है। तो ससुरा चीन हमेशा पहुंचा रहेगा, और चीन ने सबसे ज्यादा, हमने बहुत देर के बाद अफ्रीका को क्या किया, अफ्रीका की तरफ नजर अभी तक इग्नोर किया है। 2000 से पहले तक हमने अफ्रीका में को इग्नोर किया, कह रहे वो विकासशील वगैरह है, और चाइना वहां पे पैक्ट बना लिया है, चाइना वहां पे डोमिनेंट हो रहा है। तो चाइना वर्सेस इंडिया के बीच में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो इनके बीच में प्रतिस्पर्धा, कोई उद्योग है तो वो लेके प्रतिस्पर्धा, ठीक है। और चाइना आर्थिक रूप से सशक्त है, वो ज्यादा निवेश कर रहा है इन कंपेरिजन टू इंडिया, तो कमजोर बनता जा रहा है। तो चाइना का आना, ठीक है। और जो लाइन ऑफ क्रेडिट्स है, या अनुदान दे रहे हैं या क्षमता निर्माण कर रहे हैं, इसके बीच में तालमेल का अभाव है अफ्रीका और इंडिया के बीच में। भारत के पास संसाधनों की कमी है, जबकि चाइना के पास क्या है, बम्पर है। अब दोनों में क्या है, नौकरशाही व्यवधान डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कहीं बनाना है वहां पे तो नौकरशाही आ जाता है बीच में, लाल फीताशाही लेके, ठीक। और अफ्रीकी छात्रों के साथ हिंसा और भेदभाव किया जा रहा है भारत में, तो वो लेके चिंताएं हैं, वो संबंध को और खट्टा करेंगे। तो आगे की राह क्या होना चाहिए? तो पहली बात है कि अपनी रणनीति डिसाइड करनी चाहिए वहां पे, और वहां पे देश के पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो, है, विश्वास में लाना चाहिए। और ये बताना चाहिए कि एग्जाम्पल देके कि भाई चाइना चाइना आपको ठीक है इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वही हाल होगा जो श्रीलंका का हाल हुआ है। और कम लागत लगा के और क्या करें, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना बनाए, समय पे बनाए, ये करना चाहिए भारत को, क्योंकि विश्वास बहाली हो, ठीक है। मानव कल्याण के लिए वहां पे कदम उठाए, जैसे वहां पे बीमारी बहुत ज्यादा है तो भारत फार्मा में बहुत ज्यादा एक्टिव है, और इसके पास जेनेरिक मतलब सबसे सस्ती दवाएं उपलब्ध है, वो दे सकते हैं वहां पे।
ठीक, तो इतना आगे के राह के रूप में देख सकते हैं। जैसे निजी निवेश को बढ़ावा देना, निजी कंपनियों को भेजना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम इस पे बहुत सारी जो चुनौतियां पड़े हैं उस पे ही सोच के लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम ये लिखे हैं आप लिखें। अब आ जाए भारत और जापान के बीच में। तो भारत जापान के बीच में इंट्रो। अब मेन बॉडी में कितना बिलियन डॉलर का इनके बीच में व्यापार होता है, तो 11.87 बिलियन डॉलर का होता है। और जापान भारत के लिए सबसे बड़ा ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट भागीदार है। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का भागीदार कौन है? भारत के लिए जापान है। ठीक है, और 2020 में देखें तो भारत जापान के लिए 18वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था भारत जापान के लिए, और जापान भारत के लिए 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो दोनों का संबंध देख रहे हो, 6 ही का डिफरेंस है। तो ये डाटा है। अब इसमें क्या समझाएं? अगर इनके महत्व देखे जापान का, तो क्वाड में है, G20 में है, G4 में है। इसके माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग मिलेगा, जापान पक्ष रख सकता है। आर्थिक सहयोग है, 2011 में सिप्पा साइन हुआ था। ठीक, और दोनों के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अभी रिन्यूअल किया गया। रक्षा सहयोग में देखें तो धर्म संरक्षक, सैन्य मैत्री जैसे रक्षा अभ्यास किया जाता है। ठीक है, समुद्री जिम्मेक्स और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, टेक्नोलॉजी के रूप में किया जाता है। तो रक्षा सहयोग गया, आर्थिक सहयोग गया, और मंच का सहयोग हो गया। सामरिक सहयोग में देखो तो हिंद प्रशांत महासागर में एक दूसरे को आपूर्ति करने की बात चल रही थी। सांस्कृतिक रूप से वाराणसी और क्योटो बीच पार्टनरशिप संबंध है, ये 2014 में हुआ था। ऐतिहासिक रूप से देखें तो बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति और जापानी संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ा है, बौद्ध धर्म को लेके। साइंस एंड टेक को देखें सहयोग पे, तो भारत जापान इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फंड स्थापित किया गया 2019 में। भारत जापान इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फंड स्थापित किया गया। भारत जापान डिजिटल साझेदारी किया गया। इसरो और जक्सा, जो जक्सा इसरो जैसे भारत का है वैसे ही जक्सा जापान का है, ये लुपेक्स मिशन पे काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। चिंताएं क्या है इनके बीच में? व्यापार को, भारत जापान व्यापार चीन के साथ भारत के व्यापार का सिर्फ एक चौथाई रह गया है। कि अगर देखें सिपा जो साइन हुआ है वो उसका सीमित ही सफलता मिला है। ठीक है, और जो भारतीय कंपनी है या उत्पाद है वो जापान में प्रवेश कर पाना बड़ा दिक्कत की बात है। तो व्यापार को लेके देखा जाए, ये व्यापार को लेके चिंताएं हैं, क्योंकि जितना व्यापार मिलना चाहिए उतना व्यापार नहीं हो पाता है। सीमा पार डेटा प्रवाह का अंतर देखा जाए तो भारत जहां पे स्थानीयकरण चाह रही है, डाटा की स्थानीयकरण हो, और वहीं जापान वो सीमा पार डाटा रखना चाह रही है, तो ये लेके विवाद है। ठीक है, अलग अलग हित है। आरसीपी पे से भारत बाहर हो गया जबकि जापान उसमें शामिल है। ठीक, तो ये हमारी चिंताएं हैं। अब जैसे लंबित परियोजना अहमदाबाद और मुंबई में मालूम है कि बुलेट ट्रेन की परियोजना लगाया जा रहा है और उसमें देरी हो रहा है, तो ये चिंताएं हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की राह क्या होना चाहिए? तो निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, बेहतर लॉजिस्टिक, अधिक खुली स्थिर और सुसंगत व्यापार नीति बनाना चाहिए। मजबूत व्यापार करने के लिए कुछ सिपा वगैरह को और एक्टिव करना चाहिए। ठीक है, चीन से मुकाबला करना चाहिए, उसमें भारत अमेरिका को भी शामिल करना चाहिए। चीन की दबदबा देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा दोनों में क्या करना चाहिए? भागीदारी बढ़ना चाहिए। ठीक है, नई नई प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरण करें, और क्योंकि प्रौद्योगिकी बहुत अच्छा है। आपदा में देख रहे हो कि कितना अच्छा है जापान,
वहां की टेक्नोलॉजी लेके भारत क्या करे, यूज करे, तो आपदा से भी बचा जा सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20 या G20 की बात करें तो ये हमारा इंट्रो है G20 का। अब G20 के बारे में देखें तो जीडीपी का 90% लगभग जीडीपी ये G20 का है, 90% वैश्विक का। और विश्व का व्यापार इन G20 के द्वारा 80% होता है, पूरा विश्व का व्यापार। अब वैश्विक जनसंख्या का देखें तो 60% ये G20 देश में है। जीवाश्म ईंधन जनित उत्सर्जन जो होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है, उससे उत्पन्न कौन करता है, 80% यही G20 करते हैं। सिर्फ 20 देश की बात कर रहे हैं, 193 देश या 94 देश होने के बाद इसमें से 20 देश की ये हालत है। जीडीपी की हालत में कोई टक्कर नहीं, व्यापार में कोई टक्कर नहीं, जनसंख्या में भी कोई टक्कर नहीं, इमिशन कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, उसमें भी कोई टक्कर नहीं। तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव डाटा के रूप में यहाँ मिल सकता है, जो डाटा हमने दिया है, ठीक है। अब आ जाए कि G20 की क्या क्या उपलब्धियां हैं। अब चूंकि G20 हमने पूरा कवर नहीं किया है, उपलब्धियां में तो पूरी हिस्ट्री से पहले से लेके हैं। अभी क्या हो रहा है, भारत इसको अध्यक्षता करने जा रहा है, तो पक्का है कि मेंस में क्वेश्चन बनेगा, पक्का है 110%। और क्या भारत में हुआ उस नजरिए से देखेंगे करंट में, ठीक है ना। तो देखो क्या G20 की उपलब्धियां हैं, तो वैश्विक आर्थिक समृद्धि के भविष्य मार्ग का निर्धारण करना, कि ये G20 देश जो हैं वो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश हैं, ये कह ले शक्तिशाली हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं। तो वैश्विक आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये मार्ग ढूंढते हैं। अगर कोई समस्याएं वैश्विक आती हैं तो वो उसके निदान ढूंढते हैं, ये उपलब्धियां हैं। कोविड-19 के समय में इनकी उपलब्धियां देखी जा सकती हैं। जो 2008 की वित्तीय संकट आया था, वो 2008 के वित्तीय संकट से उबारने में इसकी उपलब्धि थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में इनकी उपलब्धि थी। कोविड-19 महामारी को रोकने में इनकी उपलब्धि हुई G20। जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकट को हल करने में योगदान किए। तो ये उपलब्धियां बता रहे हैं। और जो कम आय वाले देश हैं, उनके लाभ के लिए कर प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। जैसे न्यूनतम 15% निगम कर लेने का समझौता हस्ताक्षर किया गया, तो ये एक उपलब्धि है। द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करना, जो G20 हैं वो अपने आप में 20 देश अपने द्विपक्षीय संबंध को और स्ट्रांग कर रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय समझौते हो रहे हैं ऐसे, तो इसको ये फायदा। मानव संसाधन का विकास हो रहा है, रोजगार हो रहा है। जैसे जैसे G20 बढ़ रहा है तो मानव संसाधन का विकास भी हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और रोजगार मिल रहा है, ठीक। तो ये हमारी उपलब्धियां G20 को बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मतलब हम सिंपल तरीके से अगर सोचें कि क्या है, अब जरा सा देखो कि तुम धनी हो, अब सोच लो यहीं पे कि तुम धनी हो, धनी आदमी हो, तो तुम क्या कर सकते हो, रोजगार दे सकते हो कि नहीं। अगर तुम कोई संकट आ रहा है तो संकट के समय में हेल्प कर सकते हो कि नहीं। अगर कोई विवाद की मुद्दा है तो आप वर्चस्व रखने वाले हो तो विवाद की मुद्दे को निपटारा कर सकते हो। आप लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप धनी हो तो सहायता कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। गरीबी, भूखमरी, कुपोषण जैसी समस्याओं से लड़ सकते हो कि नहीं लड़ सकते हो। तो भैया जब धनी हो तो तुम लड़ सकते हो, तो G20 क्यों नहीं लड़ सकता G20 क्यों नहीं लड़ सकता। देखो लड़ रहा है कि वित्तीय संकट के समय में हेल्प किया धनी आदमी करेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम जो धमकी वाला था उसको रोका, किया। कोविड-19 महामारी में हेल्प किया, चाहे टीका के रूप में, वैश्विक टीकाकरण के रूप में हो। जलवायु परिवर्तन जैसे 15% निगम कर टैक्स की बात चल रही है लागू करने के लिए। द्विपक्षीय संबंधों में व्यवस्थित कर रहे हैं, एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं, मानव संसाधन के विकास कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। तो वही तो हुआ जो धनी व्यक्ति करते हैं। बस एग्जाम्पल में आपको नोट करना है डाटा। भारत और G20 की बात करें
तो भारत G20 का क्या है, एक संस्थापक सदस्य है। और पिछले G20 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा लाए गए कुछ प्रस्ताव क्या थे? आतंकवाद पे अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई करना, आर्थिक अपराधियों से निपटना और वैश्विक कराधान जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क लाने में मदद किया था। नए डिजिटल तकनीकों से पैदा होने वाले मुद्दों को निपटाने की बात ये G20 में लाया गया था। तो ये भारत की उपलब्धियां अगर बोला जाए G20 में तो ये गिनाओगे, बाकी जो अभी होगा वो तो गिनाया ही जाएगा। तो G20 द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां क्या है? तो प्रभावी शक्ति का अभाव। ये G20 कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था नहीं है, तो जो भी अगर ये होगा, सलाह देगा, सिफारिश करेगा, अपनी रिपोर्ट निकालेगा, तो बाध्यकारी नहीं होगा G20 पे। तो ये संस्था नहीं है, तो ये प्रभावी शक्ति के रूप में नहीं है। हाल तो प्रभावी संगठन है लेकिन नहीं है, शक्ति के रूप में नहीं कह सकते। औपचारिक चार्टर के अभाव में पारदर्शिता और जवाबदेही की चुनौती। तो इनके कोई चार्टर नहीं है, चार्टर न होने के कारण इनके बीच में पारदर्शिता और जवाबदेही की चुनौती बनी हुई है। संरक्षणवाद अपनाया जा रहा है ज्यादातर देशों के द्वारा, तो ये दिक्कत है। और प्रभावी उपाय जैसे जलवायु परिवर्तन पे मुकाबला करने के लिए एक दूसरे को समर्थन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और G20 की सदस्यता सीमित होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसमें अफ्रीका देश के अनुपातहीन या लगभग नहीं के बराबर प्रतिनिधित्व है G20 में, अफ्रीका को इग्नोर ही कर दिया गया है, ठीक। तो G20 के ये चुनौतियां हैं। तो आगे क्या राय होना चाहिए, आगे की राह क्या होना चाहिए, सुझाव क्या होना चाहिए? तो देखो, विभिन्न राष्ट्रों की अध्यक्षता के दौरान उठाए गए मुद्दों पे वार्ता जारी रखना। जो भी मुद्दे अगर उठाए जा रहे हैं तो उस पे वार्ता जारी किया जा सकता है। और सभी देश विशेष रूप से बढ़ते बाजारों को एक साथ लाने के लिए दृष्टिकोण में बाजार को एकीकरण करें, ठीक है, सरलीकरण करें, पहुंच आसान हो, भेदभाव को रोके कि सब लोग पहुंचे, और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्या गरीब क्या धनी देश। और कोविड जैसे महामारी फिर फ्यूचर में ना आए इसके लिए कुछ निगरानी तंत्र बनाए। हो सकता है मेरा अलग होगा लेकिन हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा G20 का आगे गिरा। तो ओवरऑल हमने आज का लेक्चर फिनिश किया। कैसा लगा आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना, आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे देखा जाएगा। अगर कहीं भी डाउट आता है किसी चीज को लेके, आप नोट्स जरूर पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।